जी तो अरसलान भाई, आप हमें बताएं, हमारे जो देखने वाले हैं जानना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ आके अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, कब हम्म। आप आए, आपने क्या क्या काम किए, कैसे परमानेंट रेजिडेंसी ली, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे आपने घर भी लिया। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं, क्योंकि जो आपके देखने वाले हैं वो ये सब जानना चाह रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारे जो इधर पाकिस्तानी रह रहे हैं। उनको आपकी जो कह लें हेल्प की ज़रूरत है ना। जी जी। आप बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह शाहद भाई ने बात पूछी है कि किस तरह आपने स्ट्रगल की, सबसे पहले काम क्या किया, जी जी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि 18 साल की उम्र में जब मैं जापान आया था तो उसमें ज़ुबान भी, बिल्कुल जारी बात है, आपको पता है ज़ुबान भी नहीं आती। हम्म। तो कब आए इस थे तरह आप? मैंने 2016 में ना, 2016 में क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? 18 साल होने में पूरे अभी पूरे 18 साल ही थे ना? एक महीना बाकी था ना। 8 18 ही होंगे ना, पासपोर्ट आपका हो गया, आप आ जी गए जी। तकरीबन। सही। तो उसमें मैंने पहले दिनों में गन्ने का काम किया, जो घर तोड़ने का काम होता है सही। मैं ये एक जापानी गैम्बे के का पास। बता दूं कि गैम्बा जो होता है जापान में कंस्ट्रक्शन के काम को कहते हैं। जैसे जो पहली बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं उनको तोड़ना, या कि जो नई बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उनकी बेस को बनाना या नई बिल्डिंग्स बनाना, इसको गैम्बा कहते हैं। जापानी को कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने जापान में सबसे पहले आके कंस्ट्रक्शन का काम किया, ऐसे ही। 8 महीने मैंने वो काम किया है और उसमें ज़ुबान भी नहीं आती। हम्म। तो ज़ुबान ना आने की वजह से आप मतलब कस्ट वो जो वो मालिक है वो बोलता है ये लेके आओ, कोई बोलेगा ये सामान लेके आओ, तो मैं मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या बिल्कुल। वो काम आसान होता है या मुश्किल होता है? मतलब आपको जब ज़ुबान आ जाए या आपको पता चल जाए कि काम आपने करना क्या है, वो आपको क्या बोल रहा है, वो आप आपसे क्या रिज़र्व कर रहा है, तो फिर हम्म। आप कर सकते हैं, लेकिन इतना वो आसान नहीं है। मुश्किल है। मतलब छत के बगैर वाला काम है, बारिश में भी आपने काम करना है, आपने बर्फ़ में भी काम करना है, बाहर ही इसी तरह ही काम करना है आपने ना। कोई इसमें हम्म। नहीं होता कि छत के नीचे वाला काम है या वर्कशॉप वाला काम इंडोर है, नहीं इस है, इनडोर आउटडोर काम है। आउटडोर का काम है ना। सर्दी में भी गर्मी में भी आपने आपने आउटडोर बाहर काम। ही काम करना है। आप उसमें बताएं कि आपकी एक दिन की सैलरी क्या होती थी उस काम में? एक दिन में वो 8,000 देता था। 8,000 जापानीज येन। जापानीज़ 8,000 कि यानी। पाकिस्तानी आज के 16,000 रुपए लमसम ना, एक जी, दिन जी। की आपको 8 घंटे की सैलरी मिलती थी। जी, जी। तो उसमें वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 13,000 12-13,000 सैलरी है, लेकिन ज़ुबान स्टार्टिंग ना में आने की वजह से, काम का ना ना आने की पता वजह होने से। की वजह से उस मतलब ये सैलरी उसने रखी है कि ना। ये आप देख लें कि जब आप स्टार्टिंग में वही काम कंस्ट्रक्शन का करते हैं, अगर आपको ज़ुबान नहीं आ रही और वो स्किल नहीं आता, भी आपको काम नहीं आता, उसी काम की आपको एक दिन की 8,000 सैलरी मिलती है। जैसे ही आपको ज़ुबान आती है और वो काम भी सीख जाते हैं, तो उसी काम की 8 घंटे की ही आपको 13,000 जापानीज येन मिलने लग जाती है सैलरी। मीन टू से 16,000 पाकिस्तानी रुपए पहले मिलते हैं, उसी काम के 22-23 हज़ार रुपए आपको 8 घंटे के एक दिन के मिलने लग जाते हैं, ऐसे ही है। ऐसी बात। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने? उसमें सबसे पहले मैंने ये बात ज़हन में आ रही थी कि इस मुल्क में अगर काम करना है या खुद अपनी मर्ज़ी से काम करना है, हम्म। तो इस मुल्क की ज़ुबान सीखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, कैसे अगर ज़ुबान ज़ुबान सीखी नहीं आपने? आती तो समझे कि आप किसी को बोल रहे हैं मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, किसी को बोल रहे हैं मेरे लिए ये सिटी ऑफ़िस में फ़ोन करो, किसी को बोल रहे हैं ये मेरे लिए अस्पताल में फ़ोन करो, मुझे किसी के पास लेके जाओ। तो हर बात आपने किसी से करवानी है, किसी के पीछे चलना है। मतलब वो उसका दिल करता है आपको साथ लेके चले, उसका दिल करता है आपको साथ ना लेके चले। बिल्कुल आपको बिल्कुल। कुछ अंदर की बातों का भी नहीं पता चल सकता ना, जो मतलब आप जानना ऐसे ही चाहते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 8 महीने के बाद मैंने एक ट्रक बनाने वाली, कंटेनर बनाने वाली कंपनी थी, हाँ। उसमें मैंने तकरीबन कह लें कि 4 से साढ़े 4 साल काम किया है। ठीक है। आपकी मैं थोड़ा सा बात काट रहा हूँ कि आप हमें ये बताएं, आपने ज़ुबान सीखी कैसे? क्या आप किसी स्कूल में गए, खुद से मेहनत की, कोई किताब पढ़ी, कैसे आपने ये क्या प्रैक्टिस की आपने, कहाँ से सीखी ये ज़ुबान? उसमें एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक बुक का बताया था, अच्छा। जो कि यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट आते हैं, बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, जी जी। उनको जापान में पहले 2 साल लैंग्वेज के कोर्स करवाते हैं, ठीक फर्स्ट है। ईयर और सेकंड ईयर। वो ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की किताब मैंने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवा के पूछी थी, और हम्म। मैंने उसको पढ़ा है, क्या नाम था दिन उस रात किताब पढ़ा का? है। उसका नाम है निहोंग
वो मीना नो निहोंग, मीना नो निहोंगो। मीना नो निहोंगो उसकी कौन? अमेज़न पे भी वो लगी हुई है, उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जी जी। जापानीज़ में भी लिखा है और हिरागाना, काताकाना में भी लिखा हुआ है। हम्म। आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहें तो आप उसको समझ सकते हैं। ये लर्नर जो है खुद से उससे पढ़ लेगा। खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये किसी की ज़रूरत अगर इंग्लिश आती है आपको, तो हाँ, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो उसका ये कौन सा वर्जन है मिन्ना नो निहोंगो की बुक जो थी आपने पढ़ी? उसमें 2 ही हैं, एक फर्स्ट ईयर और एक सेकंड ईयर है, दोनों ही और ले लो। दोनों ही आप मतलब ले लें तो अच्छी बात है ना। ये हो गया ना, अब आपने पढ़ना है, ठीक है। आगे आप बताएं, फिर आपने 4 साल किसी और कंपनी में काम किया है? तो आगे 4 साल जिस कंपनी में काम किया था, उसमें इंटरव्यू के बगैर नहीं रखते ना। अच्छा। जापानीज़ मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हम्म पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आप जापान में कब आए? हम्म। मतलब आप काम कर रहे हो वर्कशॉप में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डेंजरस भी होती हैं। अगर वो जी जी। आपको किसी चीज़ से अवेयर करें कि ये काम मत करो, हम्म। ये काम खतरनाक है, अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो वो बोलेंगे ये तो खतरनाक काम है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो चोट लग सकती है, हाँ, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो मैंने मतलब इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो मैंने 8 महीने जो काम करके जो सोचा समझा कि हम्म। नहीं, ज़बान आनी ज़रूरी है। ठीक है। वो मैंने इंटरव्यू पास करके मैं उस कंपनी में लग गया था ना, ठीक है। कंटेनर वाली क्या कंपनी में। बनता था वहां पे? उसमें ये इसूज़ू, हिनो और ये बड़े जो ट्रक हैं, इनके ऊपर जो वो सामान लोड करने वाले कंटेनर है ना, जी जी। आर्मी के कंटेनर वो जी जी। लगाते हैं। और मैंने वो जो कंटेनर लगाते हैं और ट्रक के साथ उसको जोड़ते हैं और उसकी जो वायरिंग करते हैं ना, उसके साथ मतलब अंदर से आप वो कैबिनेट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। वो इलेक्ट्रिशियन का काम मैं वहाँ पे करता था। वो जो आपकी वहां पे कितनी सैलरी थी, एक घंटे वहाँ की या पे एक दिन की? 1450 1 घंटे का देते थे। ठीक है। 1450 50 येन, यन, जापानीज़ येन, जापानीज यन। 1 घंटे का देते ये थे वो। 1450 यन थी, पाकिस्तानी समय लें 100 कम 3000 रुपए एक घंटे की सैलरी थी आपकी उधर ना, जी, राउंड जी। अबाउट। जी, जी। सही, उसमें अगर ओवर टाइम हो तो फिर वो वो 25% एक्स्ट्रा। 25% उसका देते हैं ना। सही सही सही। तो जी। आपने 4 साल काम किया एक ही साढ़े कंपनी 4 में? साल काम किया मैंने एक ही कंपनी में। जब ठीक मुझे है। फिर टारगेट ये था कि पीआर मिल जाए ना, हाँ, तो वो पीआर बताएं। के लिए ये है कि जापान में एक शकाई होकेन है ना, इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है, तो वो शकाई होकेन जब आप रेगुलर पे कर रहे हैं और उस बंदे को मतलब इमिग्रेशन को ये पता चल जाता है कि ये बंदा, इसकी नौकरी स्टेबल है, हम्म ये अच्छे इनोसेंट तरीके से काम कर रहा है और घर वालों का मतलब सारा चला रहा है ना सिस्टम, हम्म। निकी मतलब लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं कर रहा ना। ठीक है। वो इमेज एक बतानी आपकी ज़रूरी है कि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपने कुछ भी छोड़ा नहीं, किसी और कंपनी में नहीं गए। ये जो एक स्टेटस है और ये जो एक बात है कि एक ही कंपनी में काम किया बंदे ने, वो बहुत ज़रूरी है पीआर के लिए। हाँ, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, पीआर क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंसी जिसको कह लें, ग्रीन कार्ड कह लें, या कुछ रेजिडेंसी कह देते हैं, कुछ तो इसको नेशनलिटी कहते हैं, लेकिन ये नेशनलिटी नहीं होती, लेकिन जिसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी, उसको पीआर कहते हैं। उसको लेने का इन्होंने जो की पॉइंट बताया है कि आपने जब जॉब करनी है एक ही कंपनी में करनी है, और प्रॉपर जो ब्लैक लिस्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए, आपकी वो इंश्योरेंसेस और टैक्सेस प्रॉपरली पे कर रहे हो, उससे आपके जो पॉइंट्स हैं पीआर लेने के बहुत ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही है जी। वैसे ही। ठीक है। पीआर आपने ले ली, आपने एक साथ गाड़ियों का काम किया या और भी कुछ काम किया आपने, वो भी बताएं, जो आपने हमारे साथ मिलके भी किए वो भी बताएं व्यूवर्स को, मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके जापान में। गाड़ियों के का जो काम है ना, मैंने जब ये काम शुरू किया था, फैक्ट्री में काम करता था ना, वर्कशॉप में काम करता था, जो हम्म। ट्रक बनाने वाली कंपनी है। जी जी। तो मेरी तब मैंने शादी की थी, मेरी जापानीज़ वाइफ थी ना। जी जी। ठीक है। तो पीआर के लिए वो बोलते हैं कि आपकी जो है 300 मान से ऊपर सैलरी होनी चाहिए पिछले 3 साल में, जिस बंदे ने पीआर अप्लाई करनी है। ठीक है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मेरी जो सैलरी थी वो 300, तो तकरीबन 380 मान तक हम्म। सैलरी थी मेरी ना। 38 लाख जापानीज है ना, 380 मान उसको कहते हैं, थ्री ठीक है। पॉइंट एट मिलियन तो अगर आपके अंडर कोई फैमिली मेंबर है जो काम नहीं कर रहा, तो उसके प्लस वो 300 में प्लस उसके 40 मान प्लस कर देते हैं कि आप उसकी भी देखभाल कर रहे हो, आपकी इससे 300 से प्लस 40 मान और सैलरी होगी तो आप फिर जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वरना आप पहले से वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप जितनी भी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, आप जितने भी इनोसेंट पर्सन हो, आप कुछ भी है, आपकी सैलरी वाला जो वो क्राइटेरिया पूरा नहीं क्राइटेरिया होगा? नहीं पूरा हो रहा, तो आप पहली बात तो यह है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, सिंगल बंदे के लिए कितने पैसे होने चाहिए वो? सिंगल पर्सन के लिए वो 300 मान 300 मान। अगर आपकी प्लस। बेगम है साथ में, 40 मान।
प्लस 40 मान, अगर और एक अगर बच्चा आपका है बच्चा है तो फिर प्लस 40 मान। 80 मान होगा ना, तो 80 मान, मतलब 300, 380 380 मान आपकी इससे प्लस होगी फिर अप्लाई तो होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी मेरी जो सैलरी थी 360 मान भी होती थी, हम्म 350 मान भी होती थी। उसको तो इसमें ये है कि मैं, देखा जाए तो उसके, मैं वो अप्लाई नहीं कर सकता तो ना। आपने कैसे उसको पूरा किया फिर? तो उसके साथ मैंने फिर एक पुलिस स्टेशन से वो इजाजतनामा लेना पड़ता है कि आप गाड़ियों का काम जापान में कर सकते हैं ना। हाँ कुबत्स कुबत्स क्योकाशो उसको बोलते हैं ना। हाँ वो मैंने कुबत्स क्योकाशो 2019 में लिया था मैंने। सही है। 2019 में कुबत्स क्योकाशो लेके तो मैंने साथ में ऑनलाइन गाड़ियों का काम शुरू कर दिया, बाहर से दोस्तों से लेके या ऑक्शन से गाड़ियां लेके हम्म मैंने ऑनलाइन जापानीज वेबसाइट पे गाड़ियां बेचनी शुरू की थी। अच्छा, आपकी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो कपत सोशो होता है, जो गाड़ियों का काम या कोई भी बिजनेस यहाँ पे शुरू करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है, क्या वो हर बंदा यहाँ पे ले सकता है, इवन स्टूडेंट या रेफ्यूजी वीजे वाला, या कि किसी भी वर्क वीजे वाला, या कि सिर्फ जो यहाँ पे रेजिडेंट्स होते हैं या जिनकी जैपनीज वाइफ होती है या जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं वही ले सकते हैं? उसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादातर लोग ले सकते हैं, लेकिन हम्म कुछ उसमें स्टूडेंट शायद इसमें, या जो कंपनी के वीज़े पे आए होते हैं उनको हम्म लेने में थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ वो कुबस क्योंकि जो है ना, वो उसकी एक क्राइटेरिया कि जो वीज़ा स्टेटस वाले लोग हैं ये ले सकते हैं, ये नहीं ले हाँ सकते। उसमें यही होता है कि जो मेरी भी इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, या जो कि एक एज अ वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आए हुए हैं एम्प्लॉय हैं वो भी नहीं कर सकते, और जो रेफ्यूजी वीज़ा वाले हैं जब तक उनका रेफ्यूजी स्टेटस है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। ये एक्चुअली सिर्फ उनको अप्लाई होता है जिनके पास बिजनेस वीज़ा होता है प्रॉपर वो, या कि जापानीज नेशनल, या जिनकी बेगम या हस्बैंड जापानीज हो या परमानेंट रेजिडेंस हो या लॉन्ग टर्म रेजिडेंस हो। एम आई राइट? मतलब थेजू वाले या वीज़ा अप्लाई कर हाँ, सकते हैं। अच्छा जी। इसके बाद फिर आपने क्या किया, और क्या और काम किया? जब, गाड़ियों के काम के, गाड़ियों का आपने बता दिया कि आप फैक्ट्री में जब काम कर रहे थे तब भी आपने स्टार्ट ले लिया है ना साथ साथ जी उसमें। जी, तो उसमें ये है कि जो सैलरी का जो एक शर्त है कि इतनी हम्म आपकी इससे ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, वो कुछ सैलरी जो जो कंपनी से मुझे मिलती थी वो प्लस करके, और उसमें जो गाड़ियों का काम मैं करता था ऑनलाइन, उसमें मैं ज़्यादा मतलब सैलरी शो करके प्लस करके तकरीबन मैंने ये बोलें कि 480 मान तक मैंने 3 साल सैलरी जो है शो हम्म करवाई है, ठीक है। ताकि उसमें मतलब पीआर में वो जो है ना आसानी